फाइनली मिडिल एजुकेशन लाइव आ चुका है और आप सबके सामने कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 लेकर के आ चुका है। आपको पता है ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024 और 25 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। एंड अगर यहाँ पर बताए हुए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके परसेंटेज में बूस्टअप देखने को मिलेगा। अगर तुम्हारा परसेंटेज यहाँ कहीं है ना और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हो तो इस प्रकार से ग्राफ बढ़ेगा एंड यहाँ तुम्हारे परसेंटेज में इंक्रीज होने वाला है। तो चलो भाई साहब मिडिल एजुकेशन से जुड़ जाओ। इसके सारे क्वेश्चंस को तुम रट मारना। एक चीज ध्यान सुन लो, सारे क्वेश्चंस को तुम रट ही लेना अगर एग्जाम में बेहतरीन नंबर पाना चाहते हो तो, अच्छे से टॉप करना चाहते हो तो। आपको पता है ना आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 2 सेटों में आएगा, सेट ए एंड बी। एंड मिडिल एजुकेशन भी कम नहीं है भाई। आपके सामने सेट नंबर ए ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, अब बारी है सेट नंबर बी की। एंड दोनों सेटों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, डेफिनेटली तुम टॉप करोगे। अब तुम बोलोगे साहब हमें सेट नंबर ए नहीं पता कहाँ डाला है। अरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सारे सेट डले हुए हैं, जा करके देख सकते हो। देखो 75 नंबर का पेपर रहेगा, समय मिलेगा 3 घंटे। निर्देश में वेरियस प्रकार की बातें लिखी है एंड निर्देश इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। भाई जो निर्देश होता है वो बहुत जरूरी होता है, इसे ध्यान से पढ़ लेना। तो ये तुम्हारा काम है, इतना तुम कर लेना। हमारा काम ये है कि क्वेश्चन आंसर को तुरंत याद कराना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर को बढ़िया क्रमशः आसान भाषा में समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प का चुनाव करो, मतलब सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि कबीर दास जी की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र, यामा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बीजक इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं या फिर कितने प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 4, 8, 5 या 3। तो छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं जिन्हें छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है अगर ये 4 कवि ना होते तो छायावादी युग का उदय ही ना होता। ठीक है भाई, उनकी रचना पढ़ो यार, आलीशान। इस पर मैं अलग से वीडियोस बनाया हूँ, जाकर के तुम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। वैसे ज़्यादातर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराया हूँ, तो लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इतना ही नहीं, ये जो प्रश्न पत्र देखते हो इसका भी लिंक जा करके डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो तीसरा नंबर कहता है कामयानी क्या है। कामयानी एक महाकाव्य है यार, जिसे लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है कि विभावानुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति यह सूत्र किसका है। मतलब विभाव अनुभव और संचारी भाव, इनसे मिलकर के ही रस की उत्पत्ति होती है, किसने कहा है। आचार्य दांडी ने कहा है, भरत मुनि ने, या फिर कौशिक ने, या फिर आचार्य भामह ने कहा है। तो इसको कहने वाले भाई साहब आचार्य भरत मुनि हैं, उन्हीं का कथन है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ डिफरेंट हो, वहां कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन देखो, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा या फिर श्लेष। तो इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार। अरे तुमने एक उदाहरण सुना होगा यार, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय नर, या खाए बौराय। तो एक बार कनक का मतलब सोना होता है और दूसरी बार कनक का मतलब धतूरा होता है। ये यमक अलंकार का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर कहता है कि किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या शब्द कहलाता है। तो किसी भी शब्द पर अगर तुमको बल देना है तो उसे कहते हैं निपात शब्द। इससे कोई तुम्हारे वाक्य में जान आ जाती है। उदाहरण समझाऊं, देखो जैसे बोला राम तुम बाजार जा रहे हो, ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, राम बाजार जा रहा है, नॉर्मल सेंटेंस है। मैं बोलूंगा अरे राम तुम बाजार जा रहे हो, अरे भाई साहब लग रहा है कि मैं तो पहाड़ तोड़ दिया, मतलब उसके शब्दों पर बल दिया, यही तो निपात कहलाता है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे। तो महादेवी वर्मा की इच्छा थी कि हमारे बाबा फारसी और उर्दू भाषा जाने, तो उर्दू भाषा के जानकार थे। दूसरा नंबर कहता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न हर साल पूछता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33 है, 33, ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है कि सच्चे प्रेमी, जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विष क्या होता है। तो अगर 2 व्यक्ति मिल गया ना जो सच्चा प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो भाई सारी बुराइयां दूर हो जाती है, मतलब सब विष अमृत हो जाता है। और सच्चा प्रेम की बात ही अलग है यार।
है ना। लेकिन अभी तुम किसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में मत पड़ना, अभी कक्षा 9वीं में भी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद जॉब नौकरी पाने के बाद फिर तुम प्रेम प्रसंग के चक्कर में पढ़ते रहना, फिर तुम्हें घर वाले भी नहीं रोकेंगे। लेकिन अभी तो मिडिल एजुकेशन ही बोलेगा मत पढ़ भाई, पढ़ ले। आगे देखते हैं, चौथा नंबर कहता है महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है यार, मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुरू से लेकर के अंतिम तक डिटेल की जाती है। पांचवा नंबर कहता है कि पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना क्या कहलाती है, इसे कहते हैं संवाद लेखन। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो कुल 6 पात्र हैं, मतलब 6 व्यक्तियों ने मिल करके रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी को लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, इसमें कह रहा है सत्य और असत्य को बताइए। पहला नंबर कहता है लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी को देखा था। नहीं रे, नानी को उसने नहीं देखा था। जिस कारण मन में भाव जागृत होता है, क्या उसे आलम्बन कहते हैं। गलत, उसे उद्दीपन कहते हैं। नेक्स्ट, कामयानी क्या तुलसीदास जी लिखे हैं। नहीं, इसे लिखने वाले जयशंकर प्रसाद है, मैंने ऊपर बताया है। चौथा नंबर कहता है दंड का विलोम सजा होगा। तो दंड का विलोम सजा, नहीं रे, ये सजा और दंड सेम चीज है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि नानी के मन में देश के आजादी के प्रति जुनून था। बिल्कुल सही है। शंकर बाबू वीकेंड पर घर आए थे। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ये दोनों होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, फटाफट सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी को मिलाने का ना एक मेरे पास अच्छा तरीका है, एक ऐसा तरीका है, ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से जो भी तुमसे नहीं बनता फिर भी उसका सही जोड़ी मिला पाओगे और 6 में 6 आएंगे। बस तुमके सही जोड़ी में से 1 या 2 बनना चाहिए। अब देखो भाई, जैसे मिडिल एजुकेशन से कुछ नहीं आता समझो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है सही जोड़ी बनाइए। मिडिल एजुकेशन कुछ जानता ही नहीं है कि वाक क्या है, सबबिस क्या है, या फिर क्यों गाती है, सब क्या है, मिडिल एजुकेशन नहीं पता। लेकिन मिडिल एजुकेशन को एक पता है कि कृष्ण के भक्त कौन थे, तो मीराबाई थी, इसको मैंने मिला दिया। और एक और पता था कि सब विष क्या होता है, अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, तो सब विष अमृत हो जाता है जब 2 प्रेमी मिल जाते हैं। बस इतना ही मुझे पता था। अब देख, मुझे 2 ही पता था ना, अब ये 2 के सहायता से जो जो मुझे पता है इसके सहायता से मैं पूरा मिलाऊंगा, तू देखना तेरे सामने। अब देख भाई, सबसे पहले क्या बचा है, बाख बचा है, क्यों गाती है बचा है। तो क्यों गाती है, गाने का काम कौन करता है बताओ। क्या कश्मीरी कवित्री करेगी, कोकिला करेगी, सुमित्रा नंदन पंत। तो गाने का काम तो कोयल ही करती है, तो कोकिला से मिला दो, ये तुम्हारा क्लियर हुआ। अब देखो, सर्वेश्वर दयाल शर्मा, ये एक व्यक्ति का नाम है, तो ऑप्शन देखो, क्या सुमित्रा नंदन पंत से मिलेगा। नहीं रे, ये शादी थोड़ा पूछ रहा है कि शादी हुई है नहीं हुई है। कश्मीरी कवित्री, इससे भी नहीं मिलेगा। तो क्या बचा, बाल पत्रिका पराग बचा, तो इससे मिला दो, मतलब इसका संबंध इनसे था। और मैं तेरे को बता देता हूं, सर्वेश्वर दयाल शर्मा नहीं है बल्कि सक्सेना है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रामश्री। अब देखो क्या क्या बचा है अपने पास, ग्रामश्री में एक बचा है कश्मीरी कवित्री और दूसरा बचा है सुमित्रा नंदन पंत। तो बस भाई, आमने सामने होगा नहीं, तो ग्रामश्री का सुमित्रा नंदन पंत, बाघ का कश्मीरी कवित्री, ले भाई कंप्लीट होता है। इस प्रकार से तो मिलाना था यार, कितना सरल था ना। चलो, इस प्रकार से आप भी मिलाना, डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर कहता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है कि शहर में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था। तो मेघ आए थे, बादल आए थे, दामाद की तरह सज धज कर और बारिश करके चले गए। दूसरा नंबर कहता है कि प्रबंध काव्य के 2 भेद का नाम लिखो। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है बेटा आपका खंड काव्य। तो ये चीज तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है रसाक्तम वाक्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आप सबके पसंदीदा आचार्य विश्वनाथ जी का है। ठीक, तो ये मैं इरेज करता हूं और यहां पर आपको लिखना है विश्वनाथ, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे कहता है नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर, संस्मरण किसे कहते हैं। तो व्यक्ति पर स्मृति के आधार पर लिखा गया लेख ही संस्मरण कहलाता है। मतलब अगर तुम्हें कोई चीज याद है और उस लेख को तुम लिख दो, यही तो संस्मरण है। नेक्स्ट, समास के कितने प्रकार होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधाराय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। ठीक है, इस प्रकार से, और तत्पुरुष, इस प्रकार से 6 होते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा 6वां नंबर, लेखिका की परदादी जब मंदिर गई थी तो क्या मन्नत मांगी थी। तो लेखिका की परदादी कहती थी कि जब भी हमारा पहला संतान हो तो वो लड़की हो, उसने लड़की की मन्नत मांगी थी, ध्यान रखना। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो गया। आगे देख लो क्वेश्चंस को।
कोयल की कूकू सुनकर के कवि माखनलाल चतुर्वेदी क्या प्रतिक्रिया थी। अथवा कहता है कि प्रबंध काव्य के दो भेद का नाम लिखो। 7वां नंबर कहता है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार को बताओ। अथवा कहता है कि मानवीय कला अलंकार को परिभाषित कीजिए। आगे कहता है कवि रसखान और माखनलाल चतुर्वेदी की कला पक्ष की दो विशेषता बतानी है। बाकी आगे के सारे क्वेश्चंस को हम जल्दी कवर करेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं वीडियो को एंड करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।